नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, वेक्टर के दो बेसिक पार्ट हमने किए थे। अब जो अगला पार्ट है इसमें मैं और आगे का बेसिक बता रहा हूं। हालांकि आप देख रहे हैं मैंने बहुत डिटेल में, कुछ ज्यादा ही डिटेल में ले लिया और सबका सब मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर बताया, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जो मुझे अपने हाथ से आपको बताना पड़ेगी, तो वो स्क्रीन के ऊपर वो बताना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब वापस अपने बोर्ड पे आ जाते हैं, क्योंकि इसके बिना भी काम नहीं होता और उसके बिना भी काम नहीं होता, दोनों चीजें हैं। वो इतना सा पार्ट जो मैंने आपको थ्योरी वाला बताया, अभी भी कुछ थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन हाँ उसके लिए अब ज्यादा जिसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पवनवा एकेडमी के साथ साथ मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, और अनअकैडमी पर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन एनटीएसी कैटेगरी में और महाराष्ट्र बोर्ड कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ। और एक और चीज आपके लिए, जो 12th के बच्चे हैं, आपके लिए IIT जेईई है, नीट है, आपके लिए MST CET है, इसकी भी कैटेगरी अवेलेबल है। आप उन कैटेगरीज में जाके पहले बढ़िया स्पेशल क्लास देखिए। आजकल स्पेशल क्लास में भी रिफरल कोड लगाना होता है, एक कोड लगाना होता है। अगर आपको पवनवा कोड लगा लेते, आराम से देखिए, आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, है ना। और सब्सक्रिप्शन लेते समय पवनवा रिफरल कोड लगाएंगे तो और आपको 10% का वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक और चीज, जो आप स्पेशल क्लासेस देखते हैं ना, वहां पर आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, तो आप उन कॉइन्स को भी रिडीम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्राइस और डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आप ऐप को यूज करोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ओके, क्या है वेक्टर इन 2 डायमेंशंस? जिसको हम 2D भी लिखते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशंस में हमने पहले पढ़ाई की है, जिसमें हम देखते थे कि हमारा ये XY एक्सिस हुआ करता था, है ना। ये हमारा X एक्सिस है, ये हमारा 0x और ये 0y। ठीक है, ये ओरिजिन हुआ करता था, ये हमारा X एक्सिस है और ये हमारा Y एक्सिस है। क्या करते थे हम, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, इसको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो ये सब इसी में है ना। लेकिन अभी एक नई चीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई। हालांकि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि कोई पर्टिकुलरली पॉइंट, कोई P यहां पर है, तो P के कोऑर्डिनेट अगर XY है, इट मींस दैट कि ये यहां से X एक्सिस इसका अंदर इतना है, और यहां पर अगर मैं इसको परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है, तो यहां पर से ये Y अंतर इसका है। ठीक है, ये Y है तो ये भी Y होगा। और अगर आपको इसके ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना, आई एम सॉरी, क्या बात है भाई, ये निकालना है, तो ये जो निकालना है, थोड़ी लाइन तिरछी होगी, देख लेना, हाथ से कर रहे हैं, है ना। तो ये X है, ये Y है, तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + y²। ठीक है, तो ये चीज हमने सीखी है, ये हमने ऑलरेडी सीखी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं आता है, सब आपको आता है, ये सब आपको आता है। अब जो बात है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आगे जो है वो है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है ऐसा? देखो यार, सीधी सीधी बात है, 2D में ये है, 3D में कैसा बनेगा? तो 3D में क्या होगा कि ये हमारा X एक्सिस है, ये हमारा Y एक्सिस है। Y एक्सिस सीधा बना है? जी नहीं, सीधा नहीं बना है। ये हमारा Y एक्सिस है, तो यहां से एक और एक्सिस बनेगा, एंड दिस विल बी द Z एक्सिस। अब देखो, आपको एक बात बता दूं मैं, है ना, आपको एक बात बता दूं कि आपकी जो बुक है, आपकी बुक में ना यहाँ X दिया, यहाँ Y दिया, यहाँ Z दिया, ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा एक्सिस किधर लेना है ना, आपके ऊपर है, आपको जैसे लेना। मैंने यहाँ X लिया, यहाँ Y लिया, Z लिया, ऐसा क्यों? अरे यार सीधी सीधी बात है ना, अभी तक हमने क्या किया था, X इधर लिया था, Y इधर लिया था, तो आपको ये चीज तो करती जमती है, तो आप इधर Z ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ क्या होता है ना, मतलब ये क्यों 3 डायमेंशनल सिस्टम की या कोऑर्डिनेट की जरूरत क्यों पड़ी? जब 2D की बात आती है ना, जब आपको किसी जगह पर एक पॉइंट बताना, तो आपने 2D में बता दिया, लेकिन 3D में, स्पेस में जैसे 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 कि एक कोई चीज यहां पर हवा में लटक रही है, एक चीज लटक रही है, जैसे ये लटक रहा है, जैसे आपका ये हेडफोन लटक रहा है, ये लटक रहा है, तो इसकी पर्टिकुलरली स्पेस में कौन सी पोजीशन है, ये किस पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन को बताने के लिए 3 डायमेंशनल का यूज होता है। पर सर ये क्या चीज हो गई? देखो यार, इसको समझने के लिए ना मुझे एक बात बताओ, ये यहां पर एक बॉक्स में बना रहा हूं, मैं यहां पर एक बॉक्स बना रहा हूं, इट इज नॉट अ बॉक्स बट इट इज जस्ट लाइक अ रूम। जहां आप जिस रूम में बैठे हैं ना, ये बिल्कुल आपका रूम है। अब इस रूम के अंदर कोई पॉइंट है, पर्टिकुलरली यहां एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट का
एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से जो अंतर होगा, उसकी जो पोजीशन होगी, उस पोजीशन के कारण उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो इसके अंदर जब कोई, देखो यहां कोऑर्डिनेट लेते हैं तो टू डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से। जब हम यहां पर कोऑर्डिनेट पॉइंट लेते हैं ना कोई पी, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। क्यों? यार 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है ना। अच्छा, फिर सर इसमें एक चीज बताना थी, आपने तो ये बताया नहीं। इधर तो एक्स एक्सिस हमारा निगेटिव होता है, जिसको हम एक्स डैश लिखते हैं, इधर वाई एक्सिस हमारा निगेटिव होता है। क्या ऐसा भी होता है यार? अरे भैया बिल्कुल होता है यार, बिल्कुल होता है। आप इस वाई एक्सिस जेड को इधर ले जाओ, ये आपका निगेटिव जेड चलेगा, उसको जेड डैश कर दो, ओरिजिन को ओ कर दो। फिर आपका जो एक्स एक्सिस है उसको आप इधर ले जाओ, ठीक है, इसको आप इधर ले जाओ, ये इधर आगे, ये एक्स डैश हो गया। और जो आपका वाई एक्सिस है उसको आप नीचे ले जाओ, तो ये वाई डैश हो गया। अब सर ये फिर भी अभी बड़ी गड़बड़ चीज लग रही है। बेटा देखो यहाँ एक बात ध्यान रखना कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, सब एक दूसरे पर। सर ये तो समझ में नहीं आ रही बात, आइए समझ में। देखो आपका जो रूम है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपका जो रूम है, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो या जिस रूम में आप बैठे हो, वो रूम कैसा है? वो क्यूबॉइड के शेप में है ना। वो कैसा है? वो क्यूबॉइड के शेप में है ना। ये देखो ऐसे ही कुछ है ना। एक मिनट में, आजकल मैं हाथ से बना रहा हूं, थोड़ा सा गंदा बन रहा है। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, इसमें मुझे बताओ आपकी दीवार का जो कॉर्नर है, इधर का कॉर्नर, इधर का कॉर्नर, उधर का कॉर्नर, उधर का कॉर्नर, वो ऊपर का कॉर्नर, ये क्या है? ये सब ऐसी है ना, ये सब ऐसी होते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये बात होगी। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड होते हैं। अब देखो एक और बात समझ, हम जब 2 डायमेंशनल एक्सिस में चलते थे, हम जब 2 डायमेंशनल एक्सिस में किसी पॉइंट की बात करते थे, किसी पॉइंट की पोजीशन देखते थे, तो हम क्या करते थे? उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे, पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। पर यहां पर कैसे करेंगे? यहां पर प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं। ये जो पॉइंट है ये किस प्लेन में है, ये पी पॉइंट किस प्लेन में है, उसके हिसाब से चलेगा। मतलब अब आप बोलोगे सर ये चीज तो अभी भी मेरे क्लियर नहीं हो रही है। होगी। आपने ये जो डायग्राम बना के रखा है ना, ये जो डायग्राम बना के रखा है, मैं जरा इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। मैं थोड़ा इसी को बढ़ा लेता हूं कि ये आपकी एक्स एक्सिस इधर आ गई, ठीक है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस इधर आ गई, ये आपकी वाई एक्सिस इधर आ गई, ये आपकी जेड एक्सिस ऊपर चलेगी, तिरछी हो गई। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर ये आपका ये वाला एक्सिस ना इधर चलेगा, ठीक है ना, फिर आपका ये वाला एक्सिस ना इधर चलेगा और ये वाला एक्सिस आपका नीचे आ गया। अब देखो आपको चीजें थोड़ी लग रही होगी। अब आपको एक बात बताओ मैं, ये 3 डायमेंशनल है, लेकिन यहां पर 8 पार्ट्स बन रहे हैं, या ऑक्टेंट बनेगा, या आगे लेके जाता हूं मैं। ऑक्टेंट कैसा कि ये इस कोने पे है, इसके बाजू का, आप जिस रूम में, इसके बाजू का इधर का रूम, इस रूम के बाजू का इधर का रूम, देखो इस रूम के बाजू का वो रूम, इस रूम के बाजू का वो रूम, और ये दोनों के जो बाहर दोनों बने उनके बीच का जो रूम, तो 4 रूम ऐसे बनेंगे, 4 जगह बनेगी। एक जगह ये बनेगी, एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट इधर बनेगा, एक पार्ट इधर बनेगा। 4 ये पॉइंट नीचे के और 4 पॉइंट ऊपर के। क्यों यार? एक जगह तो प्लस बनेगा, एक जगह माइनस बनेगा, सबके 2-2 बनेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब एक पॉइंट कहां आएगा, बड़ा अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि रे कैसे क्या है। मेरी बात को समझो, इस डब्बे के अंदर कोई पॉइंट है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस डब्बे के पड़ोस में इधर एक पॉइंट बना है, यहां पर भी एक डब्बा है, यहां पर भी एक बॉक्स है, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो उस साइड बनेगा। अभी आपको ना प्रैक्टिकली समझने के लिए वो मैं उस ऑक्टेंट के पॉइंट पर आऊंगा। अभी इसमें क्या क्या देके रखा है, इसमें इन्होंने कुछ चीजें देके रखी है, मैं यहीं पर उसको बताता हूं। उसको बताने के लिए अभी, हालांकि इसको मैंने ज्यादा ही बना दिया, आपके बुक में जो डायग्राम दिया ना, मैं पहले उसको बना लेता हूं। और उसके पहले एक और चीज बता दूं मैं कि पर्टिकुलरली कोई पॉइंट है, तो यहां पर कोई पॉइंट अगर होता तो वो XY प्लेन, वो प्लेन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये 0, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। कोई पॉइंट अगर यहां कहीं है, मतलब अगर वो इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं है ना, उसको अगर कोई जगह पे है यहां पर, और मुझे इस पर्टिकुलर इस वाले प्लेन से, यार प्लेन होगा ना, ये दीवार एक प्लेन है, ये दीवार प्लेन है, सामने वाली दीवार प्लेन है, इधर वाली दीवार प्लेन है, इधर वाली भी दीवार प्लेन है, ऊपर भी प्लेन है, नीचे भी प्लेन है। तो कोई पॉइंट अगर बीच में है, तो मुझे अगर कहना होगा कि ये भैया अलग अलग जगह से इसके डिस्टेंसेस क्या होंगे, वो देखना होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको एक बात बताऊं मैं, हम एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते थे, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या आता था? 0, या क्या लिखते थे हम उसको? x0, x10 या x20 ऐसे लेते ना।
भाई एक्स एक्सिस पर एक्स होता है, बाकी वाई तो जीरो होगा। यहां क्या होता है वाई एक्सिस पे, यहां एक्स जीरो होता था और वाई कुछ तो भी होता था। यहां भी वैसे ही होगा, यहां वैसे ही होगा। मतलब आप अगर यहां पर कोई कोऑर्डिनेट लोगे, कौन सा वाला, जैसे आपने, मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया P, या यहां पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया A, तो A के कोऑर्डिनेट यहां क्या होंगे, X तो होगा, Y और Z जीरो होगा, क्योंकि यहां ये देखो यहां पर तो Y भी जीरो हो रहा है और Z भी जीरो हो रहा है ना। फिर अगर मैं इसके ऊपर कोई पॉइंट लूंगा, ये वाला पॉइंट अगर मैं लेता हूं, तो ये क्या Y एक्सिस पे चल रहा है, तो यहां 0 Y 0 होगा, 0 Y 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अगर Z एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रहे हो ना, तो ये क्या होगा, ये होगा 0 0, ये Z होगा। फिर अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहां है, ये वाला पॉइंट जो है ये क्या होगा, ये किसके ऊपर है, देखो ये पैरेलल है यहाँ के X के, तो यहाँ X ये जितना है उतना X होगा, फिर ये जितना है Z Z उतना होगा, फिर यहाँ Y तो जीरो है, बात खत्म। फिर वैसे इसकी बात करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, ये कितना है, ये Y के इक्वल है तो इसका Y हो गया, ये कितना है, ये X के इक्वल है तो ये X हो गया, Z है क्या नहीं है तो Z जीरो हो गया, ठीक है ना। वैसे इस कॉर्नर की बात करें तो ये कॉर्नर क्या है, ये कॉर्नर इसके बराबर है, ये कॉर्नर इसके बराबर, ये कॉर्नर क्या है, ये वाला अगर पार्ट बात करें तो एक मिनट, इस पार्ट से ले लो, ये Z है तो यार ये भी Z होगा, तो इसका Z तो लिख ही दो, ठीक है। फिर इसकी बात करें, ये क्या है, ये कितना है, यहां ये Y है तो ये Y हो गया, और यहाँ X जीरो हो गया। तो यहाँ आपको ऐसे इनके कोऑर्डिनेट्स को पकड़ना है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको पकड़ते आना चाहिए। ये जब तक ये जमेगा नहीं ना बेटा, ये होने नहीं वाला। आपको कहां से पकड़ेगा, तो देखो मैंने क्या बताया कि X एक्सिस से तो X होगा और Y Z जीरो होगा, Y एक्सिस से तो Y होगा, X Y X Z जीरो होगा, Z एक्सिस से तो Z होगा, बाकी जीरो हो जाएंगे। ये तो पहली बात होगी। फिर यहां पर मैंने देखा मुझे इसकी वैल्यू निकालना थी, तो ये मैंने ये देखा ये क्या था, ये Y था तो Y हो गया, और इसका मुझे इसके निकालना था, तो ये क्या है, ये X एक्सिस तो X हो गया, X और Y है, Z नहीं है तो Z जीरो हो गया। तो इस तरह से ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पकड़ते आना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस की भी बात कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन दोनों की बात कर रहे हैं। अब बोलोगे सर कैसे, देखो यार एक मिनट रुको, यहां मैं लिखता हूं पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें कि भाई OX पर, OY पर और OZ पर, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है भाई OX पर, OY पर या OZ पर, या आपको ऐसा कर लो, या आप ऐसा कर लो कि X एक्सिस पर कोई पॉइंट है, Y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, या Z एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, X एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे X 0 0, Y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 Y 0, और Z एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 Z। अब ये क्या हो गया, ये पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ है ना, ये पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ। अगर ऐसा हो जाए कि पॉइंट्स ऑन द प्लेन, क्या हो जाए, पॉइंट्स ऑन द प्लेन के ऊपर पॉइंट हो जाए, प्लेन के ऊपर पॉइंट होगा तो क्या होगा यार, यही तो है प्लेन वाला पॉइंट, ये तो है। आप यहाँ पर पॉइंट के नाम दे दो, इनके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो। आपकी बुक में इन्होंने इसी तरह से इसको बताया है, मतलब मैंने इसको A लिया, इसको B ले लो, इसको C ले लो, इसको D ले लो, इसको E ले लो, इसको F ले लो, सबके नाम लिख दो और सबके कोऑर्डिनेट्स आप खुद बना सकते हो, है ना। मुझे लगता है यहाँ पर आपको कोई इश्यू आएगा, ये बड़े सिंपल तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज ध्यान रखो कि जैसे ये पर्टिकुलरली पॉइंट P है, ये आप कहाँ दिखाओगे, तो ये पॉइंट लेट से मैंने ये पॉइंट पे दिखा के रखा है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है X Y और Z। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स है X Y और Z। यहां पर आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्यों X होगा, देखो ये जो है इतना दूर है, ये इतना दूर है, और ये कितना दूर है, इतना दूर है, तो ये X हो गया, ठीक है, इसका X हो गया। फिर इसकी पोजीशन यहां से अगर देखते हैं तो ये कितना है, ये और ये Y हो गया, और इसका ये वाला पार्ट देखते हैं तो ये और ये Z हो गया। तो इसके लिए X Y Z, इसके कोऑर्डिनेट्स X Y Z होंगे, है ना। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब यहां से इसका डिस्टेंस निकालेंगे हम, ठीक है ना। डिस्टेंस मतलब पोजीशन के कारण ना, हम जैसे XY एक्सिस में हम जैसे इसको निकालते थे, है ना, लेकिन ये निकालते थे, व्हाट डज इट मीन, हम जो 2 डायमेंशनल में करते थे वो क्या करते थे कि हम इधर से परपेंडिकुलर डालते थे, इधर से डालते थे, तो और इसको जोड़ लेते थे तो ये डिस्टेंस निकलता था। अगर आपको ये डिस्टेंस वाली बात है, लेकिन हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, ये R की बात नहीं कर रहे, मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, उसकी पोजीशन की बात कर रहा हूँ। P हम क्या लेते थे,
एक्स वाई लेते थे। एक्स वाई कैसे लेते थे कि इधर से ये परपेंडिकुलर, इधर से ये परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर आएगा ना, ये प्लेन्स के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, तब उसकी वैल्यूज आएगी, ठीक है ना। यहां से आपका अलग अलग जगह पर ये प्लेन आएगा। चलो, तो पी की जो वैल्यू है ना बेटा, पी की जो वैल्यू है, पी की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड है। पी का पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड है। और ये अलग अलग पॉइंट्स पर जो वैल्यूज होगी मैंने आपको वो समझा दी। मुझे लगता है कि ये आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, अब कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। एक टर्म आती है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है? हमने 2 डायमेंशनल में क्या देखा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम ऐसे लिखते थे। यहां हमको पता है कि हमारे पास में यहां पर एक्स एक्सिस भी है, हमारे पास वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी। मैंने इसका नेगेटिव वाला जो पार्ट है ना वो डॉटेड लाइन से बता दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप यहां पर ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो कि एक्सिस एक्सओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश और जेड ओ जेड डैश, ठीक है। या आप लिखते समय आप यहां पर लिख सकते हो कि एक्सिस एक्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, है ना। आप लिखते समय यहां लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये आपको सबको पता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो नई कोई चीज है आपके लिए। फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन की। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले रहा हूं, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले रहा हूं, इसको ओ ले रहा हूं, इसको जेड एक्सिस ले रहा हूं और इसको वाई एक्सिस ले रहा हूं, तो बेटा ये वाला प्लेन, जो ये वाला प्लेन, कौन सा वाला, ये वाला प्लेन। जरा मैं इसको अभी कलर कर दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट, मतलब ये जो पार्ट आगे का है ना, इस दीवार के पीछे वाला ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो देखा जाए तो ये अगर एक्स वाई प्लेन है बेटा, तो फिर ये भी एक्स वाई प्लेन ही आएगा, ये आगे वाला, है ना। ये एक्स वाई प्लेन है। ये कौन सा प्लेन होगा फिर? ये वाला। ये तो ये वाला कौन सा होगा? ये वाला। ये देखो, ये जेड है ना, ये जेड है, तो ये जेड हो गया और ये वाई हो गया। तो ये वाला प्लेन क्या हो गया? वाई जेड प्लेन हो गया, प्लेन वाई जेड प्लेन हो गया, ठीक है। ये वाई जेड है, ये वाला भी वाई जेड प्लेन, जैसे ये वाई जेड है ना इधर का, ये वाई जेड है, तो ये भी वाई जेड प्लेन होगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं, देखो मैंने आपको एक्स वाई बताया, वाई जेड बताया। अब जेड एक्स कौन सा है? तो जेड एक्स मतलब ये नीचे वाला रूम, जो घर का आपका फर्जी है ना, जहां लगा है ये रूम में फर्जी जहां लगी। सबसे अच्छा तरीका सीखने का क्या है कि यार ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस है, फिर ये जो दीवार ऊपर गई है ना, ये वाई एक्सिस है, और जो इधर रूम में इधर गया है, ये जेड एक्सिस है। आप आपके घर में करके देखोगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके प्लेन हो गए, तो एक और हुआ जेड एक्स प्लेन, ठीक है। 3 प्लेन होते हैं। अब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि हम जब 2 डायमेंशन करते हैं, 2 डायमेंशन में कोई पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस जब हम निकालते हैं, उसकी पोजीशन जब निकालते हैं, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होता है, उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स होता है। देखो ध्यान से देखो अगर मैं पॉइंट पी लेता हूं और एक्स वाई करता हूं, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता था? तो एक्स होता था, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता था? तो वाई होता था, ये वाई होता था, पता है ना आपको। अब वैसे यहां पर भी है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी। अब पॉइंट पी कहां लिया था हमने? तो हमने पॉइंट पी लिया था यहां पर, ये हमारा पॉइंट पी है, ठीक है। ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। बाकी कोऑर्डिनेट मैंने आपको लिख के बताए हैं सारे के सारे, क्या क्या थे एक बार फिर से आप कहें तो मैं आपको बता देता हूं। मतलब मैं 1 मिनट लेगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ए बी सी डी ई और कहां है ये एफ, इतने बहुत हो गए। अब अगर मैं ए का ले रहा हूं, ये ले रहा हूं, ये वाला ले रहा हूं, तो ये क्या होगा? इसका सी का क्या होगा? ये होगा एक्स 0 0, है ना। इसका मैं लूंगा तो क्या होगा? यहां पर ये देखो, इसकी पोजीशन ये एक्स तो आ गई और ये भी आ गई। ये पोजीशन क्या होगी? यहाँ एक्स होगा क्योंकि ये पूरा एक्स है, और ये डिस्टेंस इतना आ गया तो y 0 होगा और ये z होगा। ऐसी पोजीशन से आप निकाल सकते हो। लेकिन यहां क्या बोला? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p, ये पॉइंट का p का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस। देखो ध्यान रखो मैंने क्या कहा? पॉइंट p का एक्स वाई एक्सिस से डिस्टेंस x था, पॉइंट p का x एक्सिस से डिस्टेंस y था। बिल्कुल यहां उल्टा चलता है। वैसे एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस किसका? पॉइंट p का, तो वो होगा z का मॉड्यूलस वैल्यू, है ना, ये z होगा। yz से प्लेन से पॉइंट p का डिस्टेंस, yz प्लेन से पॉइंट p का डिस्टेंस, ये क्या होगा? ये x होगा। और zx से क्या होगा? ये y होगा। अब सर मेरे को ना बात नहीं जम रही है, मेरी ना सर समझ में नहीं आई ये कैसे क्या हुआ ऐसा। एक मिनट रुको बताता हूं। पॉइंट p है, ये पॉइंट p है। एक्स वाई प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन मतलब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये पीछे वाला जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ऐसा जाएंगे, इतना गए, इतना मतलब क्या? ये मतलब क्या? ये हो गया जेड एक्सिस। बात आई समझ में? बात समझ में? अच्छा दूसरा बताते हैं।
YZ प्लेन से डिस्टेंस, YZ किधर है सर? सर YZ तो ये है, यहां से कितना डिस्टेंस होगा? एक बात करो, ये YZ प्लेन है, ये YZ प्लेन है, YZ प्लेन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, तो ये YZ प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये तो ये कितना है? ये तो सब सेम जैसा है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स की इक्वल आएगा। आ गया मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स। मॉडुलस क्यों? यार वो डिस्टेंस जो होता है ना, मॉड क्यों निकालते हैं? मॉड क्यों निकालते हैं? डिस्टेंस पॉजिटिव होता है ना, तो इसके लिए ये मॉडुलस वैल्यू। वाई एक्स एक्सिस सर वाई एक्सिस तो ये है, यहां से डिस्टेंस भैया ये है ना, ये है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो ये कितना है? 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 ये वाई है, तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ वाई। ये आपकी इतनी चीजें यहां पर हो गई। अब क्या बात करते हैं? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। देखो एक बात बताता हूं, टू डायमेंशनल में हम क्या करते थे? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम क्या करते थे? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम क्या किया करते थे कि मेरे पास एक पॉइंट x है, x1 y1, और एक पॉइंट b है, x2 y2। मुझे इनका डिस्टेंस निकालना होता था, तो मैं क्या लिखता था कि भाई AB का डिस्टेंस क्या होगा? वो होगा AB का डिस्टेंस अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये निकालते थे ना। लेकिन भैया थ्री डायमेंशनल में क्या होता है? थ्री डायमेंशनल में क्या होता है? बट इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है? जरा ध्यान से देखना। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? अगर एक पॉइंट मेरे पास A है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, और एक कोऑर्डिनेट B है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ऐसा क्यों? भैया थ्री डायमेंशनल पे आएगा ना, तो तीन एक्सिस पे उसका डिस्टेंस देखेंगे हम, उसकी पोजीशन देखेंगे। तो अब मुझे अगर ए बी निकालना हुआ ना, तो यहाँ पर ए बी क्या होगा? यहाँ ए बी बड़ा हो जाएगा बहुत, वो क्या होगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसका लेंथ ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। और फिर अगर आपको कहा कि पॉइंट P कितनी दूर है यार, P कितनी दूर है? पॉइंट P ओरिजिन से कितनी दूर है? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ओरिजिन के 0 0 0 है। तो पॉइंट P, OP का डिस्टेंस अगर आपसे पूछ लिया बेटा तो क्या होगा? OP का डिस्टेंस पूछ लिया तो क्या होगा? वो तो बड़ा सिंपल सा है यार, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों? अरे एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर, जेड माइनस 0 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसा ये सब है। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। दोस्तों जैसे आपने देखा कि हम लोग क्वाड्रेंट करते थे, मतलब टू डायमेंशनल में क्या होता था कि जो एक्स वाई एक्सिस जो थी वो 2D को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती थी। यहां पर जो हमारे ये 3 एक्सिस है, ये ऑक्टेंट बनाते हैं, मतलब 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब मैंने सिंपल तरीके से कहा कि ये जो रूम में आप है, इस रूम के पीछे का रूम, इस साइड का रूम, इस रूम के पड़ोस का रूम, तो ऐसे देखा जाए तो ये और इसके पीछे का रूम, ये और इसके पीछे का रूम, तो ये 4 रूम हो गए। और इन 4 रूम के नीचे के 4 रूम, तो ये होता है ऑक्टेंट। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे? अगर ये एक्स एक्सिस है, सॉरी अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है, अगर ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना, तो ये जब आप उधर जाओगे ना, तो इसके पड़ोस वाला जो रूम बनेगा, इसके पड़ोस वाला जो रूम बनेगा, अगर ये जेड एक्सिस है तो पीछे वाली वो जेड एक्सिस नेगेटिव हो जाएगी, तो वो ऑक्टेंट का अलग ही आएगा। देखिए मैंने यहां सारे ऑक्टेंट लिख के रखे। फर्स्ट होता है एक्स वाई जेड, ओ एक्स वाई जेड, ये है जेड डैश, ये है जेड डैश, ये है वाई डैश, और ये है एक्स डैश। अब पहली कंडीशन देके रखी ओ एक्स वाई जेड, ये वहां का पॉइंट है जहां पर सभी पॉजिटिव है। अगर सभी पॉजिटिव है तो सभी की साइन यहां पर पॉजिटिव आती है। हालांकि ये चीज आप जानते हैं, अगर एक्स डैश यूज किया है तो एक्स निगेटिव होगा, फिर बाकी दोनों पॉजिटिव होंगे। मतलब ये किसकी बात हो रही है? ये एक्स, ये इस साइड आ गया, इस साइड आ गया, ये एक्स डैश इधर आया है, ये वाई है और ये जेड है, ये इस प्लेन की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है ना, इस ऑक्टेंट की बात हो रही है। फिर उसके बाद में ओ वाई डैश जेड, तो यहां हो जाएगा एक्स जो है एक्स वाई डैश जेड, तो एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव, और ये भी पॉजिटिव, ये दोनों निगेटिव, और ये जो है ये भी पॉजिटिव। ठीक है ना। और ये जो है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहाँ ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव, और यहाँ ये निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। मतलब डिपेंड करेगा, डैश देखिएगा ना आप, जहां जहां डैश लगाया ना, मैंने वहां पर निगेटिव आपको लगा दिया, तो ये ऑक्टेंट है, ये ऑक्टेंट है, ये तो आपको पता है, ये मतलब दिस यू कैन डू इट। अब बात आती है आगे, इसके अंदर आगे देके रखा है पॉइंट्स ऑफ इन ऑक्टेंट्स। तो पॉइंट्स इन ऑक्टेंट मतलब आपको अगर इस ऑक्टेंट के अंदर कोई पॉइंट आएगा
लेट्स से कि 0.234 आ रहा है, 234 आ रहा है अगर इस ऑक्टेंट में, तो वो डेफिनेटली -2 -3 और 4 होगा, ठीक है ना। मतलब वो डिपेंड करेगा कि किस ऑक्टेंट के अंदर वो आया है, तो उसके हिसाब से उसकी साइन चलेगी, ठीक है ना। अच्छा, ये हम पहचानेंगे कैसे भैया? ये ऐसे पहचानेंगे कि मैंने आपको क्या कहा कि अगर ये रूम XYZ है, अगर ये रूम है, अगर ये रूम है, बहुत बार बार वही डायग्राम मैं बना रहा हूं, अगर ये रूम है, ठीक है ना, अगर ये रूम है, लेकिन इसके पीछे के रूम में मैं जाता हूं, तो वहां क्या होगा, Z नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके पीछे के रूम में, इसके पीछे के रूम में जो ऑक्टेंट आएगा ना, उसमें Z नेगेटिव होगा और XY पॉजिटिव होगा। मतलब इसके पीछे वाला जो रूम होगा जहां Z नेगेटिव XY पॉजिटिव, वो ये रूम होगा, ठीक है ना। इसके पड़ोस का जो रूम होगा वहां पर X नेगेटिव होगा और XY पॉजिटिव होगा। तो ये जो यहाँ पर सेकंड वाला क्वाड्रेंट इसके पड़ोस में बनेगा, इसके पीछे, इसके इधर, इसके इधर, ऐसा सब चलता है, ठीक है। चलो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ये क्लियर कर देता हूं। आइए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी की मदद से आप बाकी के आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे होता है कि हम लोग XY एक्सिस की बात करते तो हम क्या करते थे, 1 2 3 4 5 6 लगा देते थे, X एक्सिस पर स्केल ले लेते, Y एक्सिस पर स्केल ले लेते। यहां पर जो है आपको जो लगाना है यूनिट वेक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, जब आप X एक्सिस पर चल रहे होते हो तो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो सिर्फ एक पार्ट है, ये I कैप के इक्वल होता है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला Y एक्सिस का ये वाला पार्ट, ये J कैप, और ये वाला जो एक पार्ट होता है, ये वाला होता है K कैप के इक्वल। अब बोलोगे सर ये I, J, K और क्या है? तो भैया ये यूनिट वेक्टर्स है ना। इसी केस में इसको यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। मतलब अगर आप यहां पर 4 तक जा रहे हैं, यहां तक जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो होगा ये होगा 4I, ये होगा 4I कैप। यहां I क्या है? I यहां पर यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4, तो ये पूरा का पूरा 4I हो गया। अगर आप यहां पर कुछ दूसरा चीज लेते हैं, लेट्स से मैं यहां पर एक पॉइंट दे देता हूं OA, ठीक है, मैं यहां पर OB दे देता हूं, तो देखिए कितना है 1 2 3, तो ये 3J कैप हो गया। और अगर मैं यहां आ जाता हूं 4 पर, है ना, मैं यहां पर C लिख देता हूं, दिस इज, तो ये 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4K कैप। इसका एक जो पार्ट होता है वो जो एक पार्ट होगा, एक छोटा सा ये वाला पार्ट, ये I कैप के इक्वल होता है, ये J कैप के इक्वल होता है, K कैप के इक्वल। जैसे जैसे आप बड़ी जिसके लेते जाओगे उसके हिसाब से आप वहां पर उसमें स्केलर मल्टीप्लाई करते रहोगे। मतलब क्या है, नंबर्स जितना बड़ा होगा, है ना, उतना वो लिखते रहोगे आप उस वेक्टर को। और वेक्टर OA, OB और OC यहां पर इस तरह से है। आपकी बुक में क्या देखे रखा है उसको भी देख लेते हैं। यहां लिख के रखा है, इन ऑर्डर टू बी मोर प्रेशियस अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर वी कैन प्रेजेंट अ वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक वेक्टर्स। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में उसको हम बता सकते हैं। और उन्होंने कुछ पॉइंट लेके रखे हैं, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। हालांकि देखिए मैंने पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C दूर दूर ले लिए। चलिए मैं यहां पर उसको लेके बता देता हूं, इस पार्ट में यहां पर मैं लेके बता देता हूं कि ये ऐसा देके रखा है OA, OB और OC। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स इसने क्या देके रखा है, इसके कोऑर्डिनेट देके रखे 1 0 0, इसके कोऑर्डिनेट देके रखे 0 1 0 और इसके कोऑर्डिनेट देके रखे 0 0 1। ये कोऑर्डिनेट्स देके रखे। ये क्या बोलता है इसके अंदर, OA, OB, OC हैविंग द मैग्नीट्यूड 1। ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। वहां बहुत छोटा हो गया था, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, मतलब एक है ये सिर्फ, है ना, मैग्नीट्यूड 1 है। इट हैज अ मैग्नीट्यूड 1, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गए, यूनिट वेक्टर हो गए। इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या बोलता है कि द OA, OB, OC हैविंग द मैग्नीट्यूड 1 are called a unit vector along the x-axis. Okay, along the x-axis, y-axis and z-axis respectively. ठीक है, these vectors are denoted by I cap, J cap और K cap. आप जो इसको लोगे I cap, J cap और K cap से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, इसको सिर्फ यूनिट वेक्टर ही नहीं कहते, इसको स्टैंडर्ड बेसिक वेक्टर भी कहते हैं और इसको स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। ये 2-3 नाम है इसके। क्या क्या नाम है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, स्टैंडर्ड जो है बेसिक वेक्टर और यूनिट वेक्टर, 3 नाम होते हैं इसके। ठीक है, ये क्या बोलता है, एनी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द यूनिट वेक्टर I। एनी वेक्टर, ये लाइन ध्यान से समझो बेटा, एनी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द यूनिट वेक्टर। एनी वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी वेक्टर हो, यहां पर आप कुछ भी ले लो, यहां पर आप P ले लो, यहां Q ले लो, यहां R ले लो, तो OP जो होगा ना, OP जो होगा
आपका ओपी वेक्टर क्या होगा, आपका ओपी वेक्टर होगा 1 आई कैप। ओक्यू वेक्टर क्या होगा, वो होगा 1 और 2 पार्ट से, तो 2 आई कैप। ओ आर वेक्टर क्या होगा, ओ आर वेक्टर देखो, ओ आर 1 2 3 पार्ट हो रहे, तो 3 आई कैप। तो ये स्केलर मल्टीपल के एक होगा, ये यही बोल रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एनी वेक्टर along x axis is a scalar multiple of the unit vector I, along y axis scalar multiple of j, and along z axis scalar multiple of k। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैंने बात करके रखी कि ये जो है 4i, ये 4i क्या बताता है, 4i is a vector along ox, okay, with the magnitude 4। 4i is a vector along ox, ठीक है ना, ox olx नहीं ox। 4i या 4i cap is a vector along ox, okay, or having and its magnitude and having magnitude 4। इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है ना। अगर 3j है तो 3j किस 3j इज अ वेक्टर, लिखो यहां पर 3j is a vector along OI and having magnitude जो होगा ये 3 है, तो मैग्नीट्यूड 3 होगा। इसके ऊपर कैप लगाना मत भूलना भैया, इसके ऊपर कैप लगा देते, टोपी लगा देते, जैसे वेक्टर के ऊपर हम लाइन खींचते हैं वैसे इसके ऊपर टोपी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में आपको दे के रखा है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है आप सभी को। दोस्तों अब मैं आ गया हूं स्क्रीन पर और आप देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसमें इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में देके रखा है। अब आप इसको आराम से देखेंगे ना तो आपको क्लियरली पूरा समझ में आ जाएगा, मतलब मैंने बोर्ड पे इतना अच्छे से करवा दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये होगा कि सर फिर वापस से आप स्क्रीन पे क्यों आ गए, उसका कारण बताता हूँ। मुझे आपको कुछ चीजें बहुत तरीके से समझानी है और मैं इतना सब कुछ बोर्ड पे लिखूं, इट इज बेटर कि मैं आपको स्क्रीन पे बता दूं, क्योंकि यह लिखने की जरूरत नहीं होती। क्या है आगे देखे रखा है हमको थ्योरम क्या बोलता है, ये हमारा थ्योरम बोलता है कि इफ ABC आर 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर। ABC क्या है, 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर, मतलब एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ऐसा, ठीक है। नॉन कोप्लानर मतलब कि नॉन कोप्लानर मतलब कि किसी एक प्लेन में वो नहीं है, वो अलग अलग प्लेन में 3 वेक्टर है और वो तीनों की तीनों क्या है, अलग अलग वेक्टर इसमें है। और इसीलिए यहाँ ये देके रखा है, वर्ड देके रखा है कि इफ ABC आर 3 non coplanar vectors, then any vector R in the space can be uniquely expressed as the linear combination of ABC। मतलब क्या है कि भाई 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर के लिए हम क्या क्या बता सकते हैं, तो अलग अलग कुछ ले लेता हूं मैं यहाँ पर। ये 3 वेक्टर ये ले लेते हैं, हाँ जी ये ले लेते हैं, 3 वेक्टर ले लो, मेरे 3 वेक्टर है, ठीक है। या उसको मैं अलग कलर में लेता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है ना। ये 3 वेक्टर्स है और ये 3 वेक्टर कैसे है, ये किसी यहाँ पर किसी भी प्लेन के अंदर है। ये लेट से ये प्लेन है तो ये प्लेन में एक वेक्टर एक इस साइड जा रहा है ना, लेकिन अभी देखो ये क्या हो गया, ये सेम प्लेन में, ये क्या होगा, ये सेम, ये कोप्लानर है ना। नॉन कोप्लानर मतलब क्या होगा कि ये यहां नहीं होगा, ये किस इस साइड ऐसा होगा, या हो सकता है कि ये इस साइड ऐसा हो, ये ऐसे कुछ हो अलग अलग इसमें। तो जब ऐसे होंगे, जब अलग अलग प्लेन में होंगे तो नॉन कोप्लानर वर्ड करेंगे। तो ऐसा जब होता है ना तो क्या होता है कि किसी एक मतलब एक दूसरा वेक्टर होगा, चौथा वेक्टर होगा आर, वो ऐसा होगा कि इन सबके जो लीनियर कॉम्बिनेशन से उसको बता सके, रिप्रेजेंट कर सके, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई कोई 2 नंबर है या कोई 3 नंबर है तो 3 नंबर का सम जरूर कोई ना कोई नेचुरल नंबर अगला वाला होगा। हम अपने इसमें बोलते हैं ना, जब बेसिक अगर एकदम सिंपल सी बात पे चले जाए कि जैसे 2 3 4 है तो 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर। अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो जरूर हमको एक नेचुरल नंबर देते हैं, ये नेचुरल नंबर की बात होगी। लेकिन यहां इसकी बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर में एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तीनों अलग अलग इसके अंदर है। तो यहां पर तीनों अलग अलग इसको बताने के लिए कोई एक ऐसा वेक्टर होगा जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बता सके। फिर वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लगाएंगे, सिंपल है यार, वहां पर हम लगाएंगे अपना जो लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। वो ट्राइंगल हो सकता है, वो हमारे पैरेललोग्राम वाला हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, बताता हूं। हालांकि दोनों के दोनों एक ही होते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, सिर्फ उसको डायरेक्शंस उसको समझाने के लिए वो अलग अलग वहां देके रखा है, ठीक है। चलिए क्या देके रखा है बुक में, ये डायग्राम है। देखो यहां पर एक चीज बड़ी समझने वाली है ना, बुक में जो इन्होंने देके रखा है ना तो समझने वाली है। यहां पर देखो ये वेक्टर ए देके रखा है, दिस इज द वेक्टर है।
और ये इस प्लेन में, ये इस प्लेन में, दिस इज द वेक्टर बी, ये इस प्लेन में, एंड दिस इज द वेक्टर सी, ये इस प्लेन में। आपको चाहे तो मैं थोड़ा इसको बड़ा करके बता देता हूं, ठीक है ना। हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट को, हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं जी। यहां देखिए समझने वाली बात है ना, ये इसको देख लीजिए ध्यान से। देखिए मैं अब जूम करके आपको बताता हूं कि ये जो है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। ये क्या बोल रहा है, तीनों नॉन कोप्लानर है। देखो ये अलग प्लेन में जाएगा, ये अलग प्लेन में, ये अलग प्लेन में। क्लियर दिख रहा है हमको, है ना, क्योंकि ये या तो इस साइड आप उसको ले सकते हो, है ना। तो यहाँ एक समझने वाली बात है। आपको क्या बोला, ये आर वेक्टर देके रखा है और ये क्या बोलता है कि इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखे। अब यार एक काम करते हैं, मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करता हूं, मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करता हूं, मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करता हूं, सिर्फ इस वाले पार्ट की ना। तो ये क्या होगा, लेट्स से कि ये अगर ए, ये अगर ए है, ये अगर ए है, तो ये हो सकता है कि ये एक्स ए हो। एक्स ए क्यों भाई, ए का कोई तो भी ये एक्स जो है इसका स्केलर ये आएगा, क्या आएगा, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन आएगा। तो यहां पर ये देखिए एक्स इंटू ए बोल दिया। अब हमारा ये बी है ना, तो लेट्स से कि ये वाई भी है और ये हमारा यहाँ पर ये सी आ रहा, तो सी हम सिर्फ इतना वाला पार्ट लेते हैं। ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट लेट्स से कि जेड सी है, तो हम तीनों वेक्टर लगा दिया। अब देखो मैंने 3 पार्ट बनाया, ये क्या बोलता है, आर के फॉर्म में बता पाएंगे क्या। इतना सिंपल है बेटा कि आप देखोगे ना तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ और बी से सी जा रहा हूं, तो मैं अगर ए सी निकालू तो ए सी मेरा क्या होगा, ए सी मेरा डेफिनेटली होगा, दैट इज ए सी विल बी एक्स एक्सक्यूज मी एक्स ए प्लस वाई भी होगा जी। ये मेरा क्या हो गया, एक्स ए प्लस वाई भी हो गया। अच्छा मैं यहां से जाता हूं ए से पी, देखो ये यहां से यहां जा रहा है, ए से सी पे जा रहा है और सी से पी पे जा रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, जैसे ये पी क्यू तो इसके इक्वल जेड सी के, तो यहां आप क्या लिखोगे, एपी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी पी। और ए सी कितना है मेरे भाई, ए सी कितना है, ए सी मतलब हमारा यहां पर हमको ए सी निकालना है ना, तो ए सी कितना है, ए सी हमारा ये है, दैट इज एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर बी। और सीपी कितना है, सीपी ये बोलिए या फिर ये बोले तो ये क्या है, जेड सी, तो ये जेड वेक्टर सी। तो यही तो आपको प्रूफ करना है कि ये एपी क्या है, एपी क्या है, एपी आपका आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर क्या होगा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। यही चीज हमको बतानी है, तो मैंने अभी आपको रफ में बताई है, ठीक है। मैं फिर से अभी आपको बुक के हिसाब से पूरी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत अच्छे से बेटा आपको समझ में आएगा, चिंता वाली बिल्कुल भी बात नहीं। ये बहुत कमाल का है, आपको बहुत तबियत खुश हो जाने वाली। तो ये चीज हमको बतानी है भैया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या देके रखा है, लेट ए बी द एनी पॉइंट इन द स्पेस। ए क्या है, एक स्पेस में पॉइंट है, लाइक दिस हियर गिवन, ओके। टेक द वेक्टर ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर आर, सो दैट ए बिकम्स देयर इनिशियल पॉइंट। ए क्या है, इनका इनिशियल पॉइंट। ऐसा क्यों, देखो ना यार, यहीं से ये जा रहा है इधर, ये वेक्टर ए जा रहा है, तो इसका ये इनिशियल पॉइंट इसका भी है, ये इनिशियल पॉइंट इसका भी है, मतलब ए यहाँ पर है, तो ये जो है ये इधर ए जा रहा है, वेक्टर ए जा रहा है, इधर वेक्टर बी जा रहा है, इधर वेक्टर जो है वो सी जा रहा है और इधर वेक्टर जो है वो आर जा रहा है। तो सभी का इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, ए से शुरू हो रहा है, इसके लिए इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ क्या बोलते हैं कि लेट ए बी द एनी पॉइंट इन द स्पेस, टेक वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर, सो दैट ए बिकम्स देयर इनिशियल पॉइंट, जैसा यहाँ फिगर में बता के रखा है। एपी क्या देके रखा है, एपी जो है वेक्टर आर देके रखा है, ठीक है। एज यहाँ पर क्या बोल के रखा है हमको, यहाँ बोल के रखा है कि एस एबीसी आर नॉन कोप्लानर। एबीसी क्या है हमारे, एबीसी हमारे नॉन कोप्लानर, क्लियरली यहाँ देके रखा है। यही शुरू में मैंने बताया था, नॉन कोप्लानर मतलब कि, नॉन कोप्लानर मतलब क्या कि वो एक प्लेन में नहीं है, ठीक है। नॉन कोप्लानर या कोप्लेनर बोलो, कोप्लेनर ज्यादा बेटर होता है, मैं कोप्लानर बोलता हूँ, इट्स अ नॉन कोप्लेनर, ठीक है। तो ये एबीसी क्या है, नॉन कोप्लेनर है। अब यहाँ कोप्लेनर वेक्टर, दे डिटरमाइन 3 डिस्टिंक्ट प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट है। देखो ये तीनों अलग अलग प्लेन को डिफाइन करते हैं और ये तीनों कहां पर मिलते हैं एक दूसरे को, एक प्लेन ऐसा है, एक प्लेन ऐसा है और एक प्लेन ऐसा है। तो ये तीनों कहा क्या करते हैं, डिफाइन कर रहे हैं इसको ना, डिटरमाइन 3 डिस्टिंक्ट प्लेन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए, ओके। थ्रू द पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, थ्रू द पॉइंट पी ड्रॉ अ प्लेन पैरेलल टू प्लेन फॉर्म बाय द वेक्टर ए बी सी, वेक्टर बी एंड सी। पी से आपको यहां पर वेक्टर बनाना है कि जो बी में भी बने, जो बी में आ जाए। तो ये बी से, बी के पैरेलल मैंने यहाँ पर लाइन खींच ली सारी की सारी, ये इसके ये इसके ये इसके ये इसके, और यहाँ पर सी के पैरेलल यहाँ खींच ली ये और ये, ठीक है। दिस प्लेन इंटरसेक्ट्स लाइन ए एट पॉइंट बी। देखिए ये जो हमने लेके रखा है पी पॉइंट से, बी और सी जो वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है,
इनको जब आप देखेंगे तो यहां पर इस तरह से बना है कि जो ये है ये ए के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। दिस प्लेन इंटरसेक्ट्स लाइन कंटेनिंग ए। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, ये लाइन ए है, ठीक है, तो आपका बी वाला देखो, आपका बी वाला कहाँ है, आपका बी वाला ये है ना, और आपका सी वाला कहाँ है, ये सी है। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ए पर इंटरसेक्ट करेंगे, ए वाले वेक्टर की लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे। ड्रॉ दी अदर प्लेन्स एंड कंप्लीट द पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड मतलब एक तरह का पैरेललोग्राम, सॉरी एक तरह का पैरेललोपाइड मतलब क्यूबॉइड होता है, ठीक है ना, क्यूबॉइड के लिए पैरेललोपाइड वर्ड यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखे रखा हमको, आगे बोलता है डायग्राम में फिर से वही ले लेता हूं। नाउ ए बी एंड ए वेक्टर आर कोलिनियर। देखो जरा ध्यान से, यहां जरा हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो ए बी है, देखो जरा ध्यान से, ये ए बी है और ये वेक्टर है, ये क्या है, ये कोलिनियर है ना, ये तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है भाई, ए बी जा रहा है इधर, ए से भी इतना है, और आप उसको ले लो ए वेक्टर है इधर, ये भी ए से ही जा रहा है, तो ये दोनों कोलिनियर है ना, एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है ना, या एक ही डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्या देखे रखा है कि ए बी एंड ए आर कोलिनियर, सो ए बी क्या होगा भाई, अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, लेट से ये ए है तो ये कुछ होगा, तो ये एक्स से होगा, है ना, तो वैसे ही यहां पर लिख के रखा है कि ये ए है और ये एक्स से हो गया, वेयर एक्स इज ए स्केलर। ऐसा क्यों यार, अरे भाई ये पूरा वेक्टर कुछ है, जैसे हमने निकाला था स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल वही चीज यहां पर बता के रखी, तो इसके स्केलर फॉर्म में इसको लिखते हैं। सिमिलरली जो देखो, अब जरा ध्यान से देखो, इसको यहाँ जो लिख के रखा है थ्योरी के बजाय मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो ये देखे रखा है, ये वेक्टर ए है ना, तो सिर्फ इस पार्ट को इसने एक्स ए से रिप्रेजेंट किया, किसको, ए बी को जो है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी को जो है वो एक्स वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि दोनों कोलिनियर है। ए क्यू को जो है, ए क्यू वेक्टर को वो काय से रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज वाई और बी वेक्टर, और जो ए सी है ना, ए सी है, इसको किससे रिप्रेजेंट करा, देखो ये सी वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट करेगा जेड वेक्टर सी, ठीक है, ये तीनों से ये इसको रिप्रेजेंट करने वाला है। मैं काम करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और अब मैं इसको जो जूम है इससे हटा देता हूँ, ये देखो यहां से हम इसको जूम से हटा देते हैं, हाँ जी। अब देखिए यहां आपको देखने मिल रहा है कि ये जो पार्ट है, एक मिनट, देखिए यहां से वही लिख के रखा है हमारे लिए, बिल्कुल जो मैंने बताया वही लिख के रखा है कि ए बी, देखो ए बी क्या बता के रखा है कि एक्स वेक्टर ए दे के रखा है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर देखो ए क्यू क्या दे के रखा है, वाई बी दे के रखा है, देखो ए क्यू मैंने वाई बी लिख के रखा है, और ए एस लिया इसने, आई एम सॉरी इसको ए एस लो यार, मैंने ए सी क्यों लिखा, ए सी ये नहीं ए सी ही नहीं, ए एस है ये, तो इसको ए एस ले लो, तो ए एस क्या होगा, जेड सी वेक्टर के इक्वल होगा। तीनों को मैंने बता दिया यहाँ पर, चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और जो मेन चीज है उसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये एक्स ए, ये ए बी है, ये ए क्यू है, ये ए एस है, तो इनको हमने इस फॉर्म में बताया। वेयर वाई जेड आर द स्केलर, वाई जेड क्या है, स्केलर है, एक्स वाई जेड होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर, हाँ यहाँ पर पहले वाले केस में एक्स स्केलर है और दूसरे केस में वाई जेड स्केलर है ना, तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं। ऑल्सो बाय द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर कैसे लगेगा, ठीक है, मैं थोड़ा इस फोटो को जूम कर लेता हूँ। देखो भाई मैंने क्या बताया, ये वाला पार्ट मैंने कितना बताया, मैंने आपको बताया कि ये एक्स ए वेक्टर है, ठीक है ना, ये मैंने क्या बताया कि एक्स ए वेक्टर है। फिर मैंने आपको ये वाला पार्ट कितना बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये वाला जो पार्ट है ए क्यू जो है वेक्टर, ये वाई बी वेक्टर है, ठीक है, ध्यान से रखना, और जो ए बी है वो एक्स ए वेक्टर है, ठीक है ना, और तीसरा वाला ए एस मैंने क्या बताया आपको, ए एस मैंने क्या बताया, ए एस वेक्टर दैट इज जेड सी वेक्टर, ठीक है। अब देखो बेटा ये एक्स है, अब मुझे ये वाला पार्ट लेना है, क्यों, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि ए बी प्लस बी सी अगर मैं करूं, है ना, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी में प्लस करूं तो मेरा वेक्टर ए सी आ रहा है क्या, देखो तो यहां से मैं यहां जा रहा हूं, यहां से मैं यहां जा रहा हूं, तो मैं यहां से यहां जाऊंगा, ठीक है, पहली बात तो ये एक्स है, बीसी किसके इक्वल है, बीसी ए क्यू के इक्वल है, ए क्यू कितना है, वाई बी है, तो ये वाई बी हो गया, तो वाई बी वेक्टर हो गया, और ए सी कितना हो गया, ए सी कितना हो गया, इन दोनों के सम के इक्वल हो गया, तो मैं ए सी को क्या लिखूं, मैं ए सी को ए सी ही लिखता हूं, मैं ए सी को ए सी ही लिखता हूं, इज इक्वल टू मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर क्या है, ये एक्स ए वेक्टर है और वाई बी वेक्टर के बराबर है। अब मैं यहां पर आता हूं इसके अंदर, ठीक है ना, अब मैं इसके अंदर जो है दूसरे पार्ट में आता हूं जो हमको बुक में देके रखा है ना, इस पार्ट को थोड़ा समझ लो कि अगला पार्ट मैं इसको देखो, यहां पर ये दूसरा ट्राइंगल की बात करता हूं, मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं जो मैं बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखो इसको,
मैं अलग कलर में इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको कोई इशू नहीं आए। अब देखो यहां से ही यहां जा रहा है, इसका डायरेक्शन ये है ना, ए से सी, तो मैं इसको लिखता हूँ ए सी वेक्टर। फिर मैं काम करता हूँ, यहां से यहां जा रहा है तो सी से पी प्लस सी पी वेक्टर सी पी, तो ये कहाँ जा रहा है, आर के इक्वल जा रहा है, तो किसके इक्वल है, ए पी। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, वेक्टर आर हो गया। ए सी आपका कितना है, आपका ए सी ऊपर दे के रखा है, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर के इक्वल है। और सीपी कितना है, सीपी 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 ये किसके इक्वल है, ये आर क्यू के इक्वल है या एस के इक्वल है। एस कितना था, एस कितना था, जेड सी वेक्टर। तो ये हमारा आर जो है ये एबीसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया कि नहीं आ गया, ये एबीसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया कि नहीं आ गया, बस यही तो बताना था यार हमको। तो ये बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। चलिए मैं, अरे यार एक मिनट रुकिए। तो यही चीज आपको जो है मैंने स्क्रीन पे जो बताई है वही आगे थ्योरी में लिखी है। चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूं, आपको लिखना चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए आगे पूरा का पूरा वैसे ही देके रखा है कि एसी जो है, आप यहाँ पर चाहे तो इसको मैं ले आता हूँ वापस, हाँ जी, लेकिन अब ये दिखेगा। और देखिए ये चीज वही लिख के रखी कि एपी जो है वो एसी प्लस सीपी के इक्वल है, और एसी क्या है, एबी प्लस बीसी प्लस सीपी बाय द ट्राइंगल लॉ। और इस तरह से इसको प्रूफ किया, वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो ये आपका आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। देयरफॉर एनी वेक्टर आर इन द स्पेस कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द ए बी सी। ये हमको थ्योरम था, ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखे रखा है, यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब क्या कि यहाँ पर जो x1 y1 z1 ये आपका xy z है, ये ना यूनिक होते हैं। यूनिक होते हैं मतलब कि ये इनकी फिक्स वैल्यू होती है। तो मैंने अगर r ले लिया कोई पर्टिकुलरली ऐसा, और r वेक्टर ही इसके इक्वल भी है, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर कर लूं तो आपको यहाँ देखने मिलेगा, जैसे मैं इनको कंपेयर करता हूँ, मैं यहीं पे बताता हूँ। ये x1 जो है ये किसके इक्वल आ रहा है, y1 के, तो x1 इक्वल टू y1 आ जाएगा। फिर ये जो x2 है किसके इक्वल आ रहा है, y2 के, x2 यहाँ पर y2 के इक्वल आ जा रहा है। और ये x3 किसके इक्वल है, ये y3 के इक्वल आएगा। तो x3 किसके इक्वल आएगा, y3 के। आप बोलोगे सर क्यों इक्वल लिखा है, अरे यार दोनों के दोनों वेक्टर r की वैल्यू है ना, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर x1 x2 x3 जो है, और y1 y2 y3 ये सब क्या है बेटा, सबके सब स्केलर्स है ना, ये सबके सब स्केलर्स है, सॉरी स्केलर्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। चलिए बुक में जो देके रखा है आप उसको समझ लेते हैं। बुक में वही चीज बता के रखी है, वी नीड टू प्रूव x1 is equals to y1, x2 is equals to y2 and x3 is equals to y3 subtracting the first one। आप पहले में से दूसरे को माइनस कर लो तो आपको मिल जाएगा जीरो के इक्वल, है ना। आप अगर चाहो तो पहले में से दूसरे को माइनस कर दो, मतलब जैसे देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वेक्टर r जो है ये आपका x1 वेक्टर a, x2 वेक्टर b और x3 वेक्टर c है, और आपका वेक्टर r जो है ये y1 वेक्टर a, y2 वेक्टर b और y3 वेक्टर c के इक्वल है। अब मैंने अभी आपको डायरेक्ट कंपेयर करके बताया, कंपेयर करके नहीं लिखते आप, ठीक है ना, इक्वलिटी से मत लिखिए, आप ऐसे प्रूफ करते हैं तो भी चीज चलेगा। तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना बेटा, तो यहाँ क्या होगा, आप यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इधर जीरो। जीरो को मैं जीरो लिखता हूँ, और ये आएगा x1 माइनस y1 a वेक्टर प्लस आप लिखेंगे x2 माइनस y2 b वेक्टर, और आप यहाँ पे लिखेंगे x3 माइनस y3 c वेक्टर। और इस जीरो को आप लिख सकते हैं कि जीरो a वेक्टर, जीरो b वेक्टर एंड जीरो c वेक्टर इज इक्वल टू x1 माइनस y1 a वेक्टर प्लस x2 माइनस y2 b वेक्टर प्लस x3 माइनस y3 c वेक्टर। और जब कंपेयर करेंगे आप तो x1 माइनस y1 आपका जीरो के इक्वल आएगा, मतलब आपका x1 जो है वो y1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली आप ऐसे ही बताएंगे, दैट इज x2 माइनस y2 जो है वो जीरो के इक्वल आएगा, ये वाला पार्ट जीरो के इक्वल आएगा, तो आप यहाँ बताएंगे x2 जो है वो y2 के इक्वल आ जाएगा। और वैसे ही आप थर्ड वाला ही बताएंगे, दैट इज x3 माइनस y3 जीरो के इक्वल है, तो x3 आपका y3 के इक्वल आ जाएगा। यही चीज आपकी बुक में देके रखी है, आप शांति से बैठ के इसको देखते हैं तो आपका जो यूनिकनेस में यही चीज आपको एक्सप्लेन की गई है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बुक का भी देख लीजिए, बुक में क्या देखे रखा है, बुक में यही चीज देके रखी है जो मैंने लिख के रखी है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको यहाँ लिख के बताई वही चीज यहाँ देके रखी है। शांति से आप बैठिए, देखिए, समझ में सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे हमको देके रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इन द स्पेस। ओके, कोई पॉइंट P है, लाइक P इज गिवन हियर, और यहाँ पर ये बता के रखा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेके रखे हैं, XYZ, है ना। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स XYZ देके रखे। ये जो है यहाँ पर O जो है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और OP वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या बोलता है, कंसीडर अ पॉइंट P इन द स्पेस हैविंग द कोऑर्डिनेट्स XYZ। देखो P के कोऑर्डिनेट XYZ है,
विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन 0 0 0 0 ओके का ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0 0, ठीक है, एंड देयर कोऑर्डिनेट्स विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देके रखा है। आगे बढ़ते हैं। देन ओपी वेक्टर, देखो ध्यान दो, देन वेक्टर ओपी, इस वेक्टर ओपी की बात हो रही है। ये वेक्टर ओपी जो है ना, ये वाला वेक्टर ओपी, दिस वेक्टर ओपी में अगर ध्यान से देखें, अगर मैं ओपी को वेक्टर लेता हूं तो ओ यहां पर जो है ये हमारा इनिशियल पॉइंट आएगा, पी जो है हमारा ये हमारा टर्मिनल पॉइंट आएगा। देखो वही देके रखा है। देन वेक्टर ओपी हैविंग ओ एंड पी एज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ऐसा देके रखा है, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अगर आपको कहा पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ तो वो ऐसा आएगा। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ बोला तो वो ऐसा आएगा। पोजिशन वेक्टर ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ तो ऐसा आएगा। मतलब शुरुआत ओ से होगी और एंड उस पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो यहां आपको जो है पूरा मैं बेसिकली यहीं पर समझा देता हूं, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्या देके रखा है इसमें, आगे देके रखा है कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, जो हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। अच्छा, अभी हमने पिछले इसमें देखा कि किसी भी अगर 3 वेक्टर है A B C, ओके, और एक चौथा वेक्टर R है, तो वेक्टर R को आप ABC, ये तीनों की तीनों अगर नॉन कोप्लेनर है तो ये जो 3 है जो एक्स ABC, इसको हम R के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो अभी हमने किया था कि R वेक्टर इज इक्वल टू XA वेक्टर, YB वेक्टर और ZC वेक्टर। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, ना, तो बिल्कुल वही चीज अभी यहां हम लगाने वाले हैं। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया, यहां हम पोजीशन वेक्टर की भी बात करेंगे, यूनिट वेक्टर की भी बात करेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है। अगर मैं आपसे कहूं कि A के कोऑर्डिनेट क्या है, तो भैया ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये x 0 0 हो जाएगा। अगर आपको मैं कहूं B के कोऑर्डिनेट क्या है, तो B के कोऑर्डिनेट आपके क्या आएंगे, 0 y 0 आएगा। और अगर मैं आपको C के कोऑर्डिनेट बोलूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0 0 z। मैंने आपको ये चीज सिखाई थी स्टार्टिंग में, तो वही चीज देके रखिए कि OA कितना है, OA आपका x देके रखा है, ये x पार्ट है ना, तो ये xi हो जाएगा, ये xi कैप हो जाएगा। उसके बाद में पूरा का पूरा है ना, उसके बाद में जब मैं वेक्टर की बात करूंगा ना, मैं जब वेक्टर की बात करूंगा तो ये xi वेक्टर हो जाएगा। फिर बात करूंगा OP कितना है, OB कितना है बेटा, ये z के है, OB सॉरी ये y है ना, तो ये क्या हो जाएगा, y अगर है ये, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा yj होगा, ये yj होगा। कौन सा वाला, OB वेक्टर क्या होगा, yj हो जाएगा। और OC क्या होगा, ये हो जाएगा z के कैप, है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसा हम इसको पढ़ते हैं। अब जरा इसको समझ लो ध्यान से। यहाँ हमको A के कोऑर्डिनेट देके रखे, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, B के भी बता दिए, देखिए वही है, और C के भी बता दिए। IJ के भी द यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। देखिए A जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, देखो ध्यान से, ये जो है OB ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, और ये जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस है, ठीक है ना। चलिए अब आगे इसमें आते हैं। यहाँ पर आपको देखिए OA की वैल्यू देके रखिए, OA वेक्टर दे दिया xi, OB वेक्टर दे दिया yj और OC वेक्टर दे दिया zk। सॉरी बेटा, आवाज बहुत ज्यादा आज आवाजें हो रही है, मेरे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ा सा आज के इस वीडियो में थोड़ा आवाजें होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। OP इज द पोजीशन वेक्टर, OP जो है पोजीशन वेक्टर है ना, पॉइंट P इन द स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, ठीक है। तो ये चीज देख रहे, अब इसमें क्या करेंगे जरा देखो, अगली स्लाइड में हम क्या करेंगे उसको समझ लेते हैं। अभी जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन वाला जो पार्ट किया था ना, बिल्कुल उसी चीज को लेकर हमको करना है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखो फोटो आ गया है ना। अब ये जो डायग्राम है, फोटो नहीं डायग्राम है, ये है xi। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो OL किसके इक्वल होगा, OL वेक्टर में यहाँ लिखता हूँ, OL वेक्टर किसके इक्वल होगा, वो होगा OA वेक्टर प्लस AL वेक्टर के। OA क्या है, xi है, xi कैप और yj कैप होगा OL, है ना। अब उसके बाद में मैं क्या करता हूं, मैं OP इस ट्रायंगल की बात करता हूं। मैंने यहां पर किस ट्रायंगल की बात की थी, OAL की बात की थी। अब मैं बात करता हूं OPL की या ट्रायंगल OLP की। तो इसमें क्या होगा, OL वेक्टर ओके प्लस PL वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर।
ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर की वैल्यू हमको निकालनी है। ओएल कितना है, ओएल ये है एक्स आई कैप वाई जे कैप, और पीएल कितना है, पीएल ये इसके अलॉन्ग है ना, ये देखो तो ये जेड के हो जाएगा, जेड के कैप। तो आपको ओपी की वैल्यू मतलब आपके ओ से पी तक का ये जो ओपी वेक्टर है इसका ये क्या होगा, दैट विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए वही चीज यहाँ बता के रखिए। देखो ओपी को यहाँ प्रूफ करके बताया, ओपी हमने यहाँ पे निकाला था, इसे डायरेक्ट ओपी ले लिया, ओपी इज इक्वल टू ओएल प्लस पीएल ले लिए, तो ओएल प्लस पीएल लेके डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिए इसी तरह से। ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी की जब बात करते हैं, अब जब आप इसका मैग्नीट्यूड बेटा निकालोगे, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर लेंथ ऑफ ओपी की बात करते हो आप, लेंथ ऑफ ओपी की बात करते हो, मैं यहां लिखता हूं, यहां ना लिख के, लेंथ ऑफ ओपी की जब बात करते हो तो दैट विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल होगा। देखो वही चीज यहाँ हमको बता के रखी है। ठीक है, तो ये तो आप आसानी से इसको कर लोगे, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों इसमें आगे आते हैं, कंपोनेंट्स फॉर्म ऑफ वेक्टर आर। कंपोनेंट फॉर्म्स ऑफ वेक्टर आर, फॉर्म ऑफ वेक्टर आर क्या होगा कि आर जो है पोजीशन वेक्टर है, ओके, ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, अभी हमने किया। तो आर को आपने अभी सीखा कि हम आर को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई जेड आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर अलोंग ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड एक्सिस। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना, नोट दैट एनी वेक्टर इन द स्पेस इज यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई जे के। तो जैसा बोला था ना कि आपको हमने एबीसी के कॉम्बिनेशन में लिखा था, तो अभी यहाँ पर आपको वो थ्योरम को ही चेंज करके मैं बता रहा हूँ, यहाँ उसी थ्योरम के स्टेटमेंट को बता रहा हूँ कि कोई भी जो वेक्टर है, एनी वेक्टर इन द स्पेस इज यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई जे के। ठीक है, आईजेके के यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ एक आपको नोट देके रखा है बुक में कि सम ऑथर रिप्रेजेंट वेक्टर आर जो होता है उसको एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के को यूजिंग एंगल ब्रैकेट, तो कुछ इस तरह भी लिखते हैं फॉर द पॉइंट्स एक्स वाई जेड। इस बात का भी आप ध्यान रखना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों आगे आते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स में। यहाँ देखे रखा है, अब देखो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट को थोड़ा समझना है तो थोड़ा ध्यान से देख लो, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की बात होगी। यहाँ जो देखे रखा है ओ बी द ओरिजिन एंड ओ एंड ओ बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। तो मैं लेट से कि मैं बना लेता हूँ कि यहाँ पर एक ये हमारा पोजीशन वेक्टर है ओ बी का, ओके, ओ ए का, जो दैट इज फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा मैं रूल लगाऊं कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो अब मैं अभी आप देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मतलब इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा। तो मैं यहाँ ट्राइंगल लॉ अगर लगाता हूँ तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर ना। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ओ ए प्लस ए बी विथ इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ये बात आ गई। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पर मुझे ए बी निकालना है, अगर मुझे यहाँ पर ए बी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा ए बी, तो ए बी को मैं यही रहने देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होगा। अब बेटा देखो इसमें सभी जगह पर आप इसको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर पोजीशन वेक्टर किसी का है ओसी का पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ओ है। अगर मुझे इसका निकालना है, अगर मुझे डीसी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मुझे यहाँ पे डीसी निकालते समय कैसा होगा, डीसी वेक्टर मेरा क्या होगा, ये होगा ओडी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर, सॉरी ओसी वेक्टर माइनस ओडी वेक्टर, बात ध्यान देना, ओसी वेक्टर माइनस ओडी वेक्टर, डीसी निकालना है। तो अगर मेरा यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है ओ क्यू, मेरा पोजीशन वेक्टर है ओपी और मुझे पी क्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी, ऐसा मुझे हर बार करना पड़ेगा। मतलब आप जब निकालते हो एक सिंपल सी बात है, अगर ऐसा ए बी लिखा है ना तो अब समझने वाली बात, हटके टॉपिक से हटके बात, इधर बी है तो पहले ओ बी वैक्टर, इधर ए है तो माइनस ओ ए वैक्टर, बस वही चीज आपको है देखे रखी है ना, आपको इतना ध्यान रखना है। चलो अब हम इसमें बुक में क्या दिया हम उसको देखते हैं, वो ज्यादा जरूरी है ना, हालांकि मैंने जो बताया वो वही है, ठीक है। चलो क्या देखे रखा है, देखो डायग्राम देखे रखा है, ओ ए और ये बी देखे रखा है, और इससे क्या निकाला कि ए बी ये बी माइनस है। अच्छा ऐसा है, ये ऐसा क्यों है देखते जरा, ये देखो ये है हमारा ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो ये हमारा ए वेक्टर है,
फिर हम आगे आते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये बी वेक्टर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये इसका ये डायरेक्शन ये है। अब मैं यहाँ से अगर यहाँ जाता हूँ तो मेरा ए बी क्या आएगा, तो ये मेरा ए बी ऐसा आएगा भैया मेरा। तो मैं बात अगर करता हूँ ट्राइंगल लॉ की, तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि जो ओ बी है आपका, ओ बी वेक्टर है वो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको इसको इधर लिख लो, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, ओ ए कितना है, ए वेक्टर है, वेक्टर ए बी का ए बी, और ये वेक्टर बी है, तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आ जाएगा, है ना। बस यही चीज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी बेटा दे के रखी है, और कुछ भी नहीं है। देखो ए बी की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए, वही चीज यहाँ दे के रखिए। इन ट्राइंगल ए ओ बी वी हैव अ ट्राइंगल लॉ, देखो मैंने जो लिखा था कि ए बी इज इक्वल टू, ये देखो ए बी, इससे ए बी वाला रूल लगा है। अब एक और बात, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ऐसे कैसे ए बी वाला रूल ऐसा लगा है। हाँ भैया लगा सकते हैं। ए बी का क्या लगा के रखा है इसने, ए बी इज इक्वल टू क्या लिख के रखा है, ए बी इज इक्वल टू लिख के रखा है ये प्लस ये, है ना। इससे ऐसा लिख के रखा है ए ओ और ओ बी, उल्टा लिख के रखा है। अब ये उल्टा कैसे आया वो भी समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये उल्टा कैसे आया, अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, है ना, अगर मैं ऐसा लेता हूँ ट्राइंगल, इसको जरा समझ लो, जो बुक में दिया उसके हिसाब से बताता हूँ, ए बी। अब मैंने अगर ऐसा लिया कि मैं, देखो आपको ऐसा नहीं है कि ये इधर से इधर जा रहा है तो ये इन दोनों के इक्वल होगा। आप कोई भी एक साइड को बची हुई दो साइड के इक्वल लिख सकते हो, फिर उसके डायरेक्शन के हिसाब से साइन चेंज कर देना, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ ओ दिया, अगर मैंने यहाँ लिख दिया बेटा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, और अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि ए बी जो है वो ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर के इक्वल है ना, ऐसा लिखा। अब आप जरा ध्यान से देखना बेटा, ये देखो यहाँ पर तो हमको ए वेक्टर दिया था, यहाँ हमको बी वेक्टर दिया था, ये ओ बी बोला, ए बी तो ए बी ही रहने दो। अब मुझे एओ देखो ए बी तो इधर जा रहा है, तो एओ क्या होगा, एओ क्या होगा, ये निगेटिव वेक्टर होगा, तो वेक्टर माइनस ए कर दो, माइनस ए कर दो, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया। ये आपको ऐसे नहीं लिखना, तो आप ऐसे लिखो माइनस ओ ए लिख दो इसको, प्लस ओ बी वेक्टर, मतलब क्या करोगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अच्छा ये कितना है, ओ बी आपका कितना है, बी वेक्टर है, और ये ए वेक्टर है। तो बात देखो ध्यान से देखो, दोनों जगह तो आंसर एक ही आया ना। मतलब आप कोई भी साइड को, ध्यान देना, तीनों में से किसी एक साइड का सम बची हुई दोनों के एक बार बता सकते हो, फिर आपको बची हुई जो वैल्यू निकालना है उसके हिसाब से आप निकाल लोगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आप बोलोगे नहीं सर मुझे ऐसे बताना है सर, मुझे दूसरी साइड से बताना, तो आप तीसरी साइड लेके भी कर सकते हो, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने ये एक पैटर्न बताया है, ये दूसरा पैटर्न बताया, आपको जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो आप। हालांकि बुक में ये पैटर्न दिया है, मैंने इसके हिसाब से बताया था, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर, आपको जैसे करना है, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे का बता दो। आगे देखे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ गया, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो, अब मैं इसकी बात करता हूं, एक मिनट रुकना, अब मैं इसकी बात करता हूं, एक मिनट जो है, अब इसकी बात करता हूं कि वेक्टर ए मेरे पास अगर ऐसा है बेटा, वेक्टर ए अगर मेरे पास ऐसा है कि वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो क्या है, वेक्टर ए अगर मेरे पास है दैट इज एक्स आई x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 z k कैप, और बी वेक्टर मेरे पास क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और अब अगर मैं ऐसा लगा देता हूं, कि मुझे b माइनस ए निकालना है, ये तो b माइनस ए ही होगा ना, ये b माइनस ए ही होगा, तो b का वैल्यू पूरा लिख दो, ये पूरा b का वैल्यू लिख दो, क्या है ये x2 माइनस x1। देखो x2 आपको b माइनस ए निकालना है ना, तो मैं इसको मुझे इस पार्ट को नीचे लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर a लिख देता हूँ, दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ऊपर वाली की लाइन में यहाँ लिख देता हूँ, और z1 k कैप मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो ये x2 माइनस x1 i कैप, देखो x2 माइनस x1 i कैप, फिर y2 माइनस y1 j कैप, और z2 माइनस z1 k कैप, ऐसा आ गया भाई, यही तो आंसर है, यही आंसर है। और अभी आपका ए बी आ गया, ए बी वेक्टर, और अगर मैं इसका मॉड्यूलस वैल्यू या मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, अंडर रूट में होगा, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। बस जी हो गया, ऐसे करना है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बस यही चीज आपकी टेक्स्ट बुक में भी देके रखिए। देखो मैं आपको दोनों चीजें साथ साथ इसीलिए लेके चल रहा हूँ, है ना। बोर्ड पर ये चीजें मैं, ये जो बुक में जो दिया वो मैं बोर्ड पर ला नहीं पाता हूँ,
फिर मैं अगर बोलता हूँ तो उस समय इमेज लगाना, इससे इट इज बेटर कि मैं आपको यहाँ बताऊँ, सॉल्व भी करके बता रहा हूँ और आपको कंपेरेटिवली ये भी बता रहा हूँ कि देखो बुक में क्या दिया। तो बुक में वही दिया है जो मैंने बताया है, ठीक है ना। यही बुक में देके रखा है, ए बी के यहाँ पर वैल्यूज देके रखी इस तरह से, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देके रखा है, यही वैल्यू जो हमने निकाली। इन जनरल एनी नॉन जीरो वेक्टर ए इन द स्पेस कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई जे के। तो ए को आप ऐसा A1 A2 ये भी लिख सकते हैं, A1 I कैप J1, सॉरी A1 I कैप A2 J कैप और A3 K कैप, वेयर A1 A2 A3 आर स्केलर। और यहाँ ए की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर तीनों का सम करना पड़ेगा स्क्वायर करके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी कुछ नोट में आपको कुछ पॉइंट्स देके रखे, आपको ये बता के रखा है ये यूनिक होते हैं। तो आप अगर ऐसा हो कि ए वेक्टर देके रखा है आपको, है ना, आपको एक वेक्टर ए देके रखा है, एक वेक्टर बी देके रखा है, और अगर ऐसा देके रखा है दोनों वेक्टर इक्वल है, तो फिर ये जो इनके ये वैल्यूज होगी ना, ये आपस में इक्वल होगी। A1 A2 A1 B1 इक्वल होगा, A2 B2 इक्वल होगा, A3 B3 आपस में इक्वल होगा। और अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी। देखो ये ऐड हो रहा है, A1 प्लस, देखो वेक्टर A प्लस वेक्टर B अगर किया तो जो I वाला पार्ट है ना, ये I वाले पार्ट के ये A1 और B1 यही ऐड होंगे, J वाले पार्ट के ये A2 और B2 पे ये होंगे, और K वाले इसके साथ के जो है A3 और B3 यही ऐड होंगे, ठीक है। और K स्केलर का मल्टीप्लाई किया तो K साथ में लग जाएगा, बस बाकी और कोई बात नहीं है, ठीक है। K साथ में लग जाएगा। और यहाँ पर देखे रखा ऑल्सो B एंड A आर कोलिनियर, और अगर ऐसा देखे रखा कि B और A कोलिनियर है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि B इज इक्वल टू KA, और ये फॉर्मेट में आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे सर ये कैसे आया यार, इसको आप B1 B2 B3 लिखोगे, इसकी यहाँ K की वैल्यू लगाओगे इसके हिसाब से, ठीक है। चलो तो इसमें बेटा आगे अभी बढ़ते हैं, और मैं थैंक यू कर रहा हूँ। इसमें भी आगे बचा है, आगे देखे रखा है लेट ए बी द यूनिट वेक्टर अलोंग अ नॉन जीरो वेक्टर ए इन द स्पेस। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर, जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर आप इस तरह से निकालेंगे। अब आपको कहा कि सर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है किसी का, और आप कैसे निकालोगे, है ना, कोई वेक्टर देके रखा उसका यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे। तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू से डिवाइड करना होता है, और कुछ भी नहीं, है ना। उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू से डिवाइड करना होता है। इसके लिए मुझे लगता है आपको ना आपकी बुक में मैं क्वेश्चन बता दूं एक आधा कि जिसकी मदद से आप ये कर पाओगे। मतलब हाँ, कुछ एग्जाम्पल नंबर 6 दे के रखा है आपको, मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल 6 आपकी बुक का कि कैसे इसमें यूज़ किया है। देखो इसी फार्मूले को यूज़ किया है। आप एक काम करना, आपकी बुक में एग्जाम्पल 6 खोल लेना, जो कि आपको वेक्टर यू दे के रखा है, वो है 8 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस K दे के रखा है। और इसके लिए बोलता है यूनिट वेक्टर ऑफ यू निकालो। तो यूनिट वेक्टर ऑफ यू जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, वेक्टर यू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ यू होगा। तो वेक्टर यू तो आप ऐसे ही लिख दोगे 8I कैप प्लस 3 J कैप माइनस K कैप अपॉन यू का देखे रखा, तो अंडर रूट में 8 स्क्वायर 3 स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, 64 और 9 ये हो गया आपका 73 और 74। तो ये अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में 74, और ऊपर आ जाएगा 8I कैप 3J कैप माइनस K कैप। आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रेस कर लेता हूँ, ऐसे ही आपको निकालना है। आगे देखे रखा कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट 3 पॉइंट, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट देखे रखा 3 पॉइंट ABC विथ रिस्पेक्ट टू A वेक्टर B वेक्टर C रिस्पेक्टिवली आर कोलिनियर if and only if there exist 3 non-zero scalar XYZ such that आप उनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोलिनियरिटी जब होगी ना तो यहाँ पर ये तीनों का जो सम है, ये तीनों का सम जीरो वेक्टर के इक्वल आएगा। और ये भी ध्यान रखना XYZ का सम भी जीरो वेक्टर के इक्वल आएगा। यूज थ्योरम 1 एंड फैक्ट दैट AB एंड BC आर कोलिनियर, है ना, कोलिनियरिटी वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, कोप्लानरिटी ऑफ द 4 पॉइंट, 4 पॉइंट अगर कोप्लानर है तो वहां पर उनका जो सम आएगा बिल्कुल ये वाला पार्ट, दैट इज XA प्लस YB प्लस ZC प्लस WD, ये जो है जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। वैसे ये जो होगा X Y Z W इन सब का सम जीरो के इक्वल आएगा। आपको थ्योरम 2 यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल आखिरी के जो पॉइंट्स है आपकी टेक्स्ट बुक के, ओके, ये देख लीजिए बस। उसके बाद में बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें आगे देख रखा है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, ओके, अ सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ABC 3 नॉन जीरो वेक्टर है, वो यहाँ पर इस तरह से देखे रखा है कि लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स में a set of non-zero vector ABC is said to be the linearly dependent if there exist scalars XYZ not all zeros such that
एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी ये 0 वेक्टर के इक्वल होगा। ओके, और यहाँ पर एबीसी जो होंगे वो को प्लेनर होंगे। ठीक है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर में यहाँ पर ये भी देके रखा है, बिल्कुल सेम ही चीज है, लेकिन हाँ यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो है आपको देके रखा है कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर 0 के इक्वल है। बढ़िया, एक्स वाई जेड ये सब आपस में, ये सबकी वैल्यू जो होगी 0 होगी। ठीक है, और यहाँ एक और चीज देके रखिए कि एबीसी जो है दे आर नॉन कोप्लेनर। ठीक, तो ये पूरा बेसिक हो गया। अब आप देखिए, अगर आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जांपल में, स्टेट द वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो जो जो सेम दिख रहे हैं, जैसे इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल दिख रही है, तो जिनकी लेंथ इक्वल दिख रही है वो इक्वल होंगे। पैरेलल कौन से हो रहे हैं, तो देखो पैरेलल वाली बात करें तो डायरेक्शन जिनका सेम होगा वो, जैसे वेक्टर ए भी इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है, तो ए और बी जो है यहाँ पर ए और बी जो है ये पैरेलल होंगे। ठीक है, उसके बाद में और कौन कौन पैरेलल लेके रखा है, देखो सी और डी ये पैरेलल होंगे, क्यों, क्योंकि इधर जा रहे हैं, और डी ई किससे पैरेलल नहीं होगा, ये अलग अलग है। इन द सेम डायरेक्शन वाले यही है ना। इक्वल मतलब जिसकी वैल्यू सेम आ जाए, है ना, या निगेटिव ऑफ वन अनदर, तो निगेटिव ऑफ वन अनदर में आप देख सकते हैं कि ए जो है, ए आपको यहाँ मिलेगा ए एंड बी एंड सी है, देखो ए और बी सी और डी के जो है निगेटिव आएंगे। देखो ए इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, डी इधर जा रहा है, डायरेक्शन बदल गया है, एक दूसरे के निगेटिव हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर आपको इस तरह के जो एग्जांपल्स दिए ना बुक के, आपको ये करके देखना है। आपको नहीं जमते तो मैं तो करवाऊंगा, हालांकि मैं अब जो है अब मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो इसके लिए मेरा कहना है कि आप एक काम करिए, अभी के लिए जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए पॉन अकेडमी। धन्यवाद।